परछाई एपिसोड 137। अब आगे। आंखों में गोली लगते ही दर्द से भैरवनाथ की चीख निकल जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भैरवनाथ घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके फौरन बाद विवेक भागते हुए भैरवनाथ के पास जाता है और उसके सीने में वो खंजर घुसा देता है। ऐसा होते ही भैरवनाथ जोर से चीखते हुए अपना हाथ घुमाने लगता है। भैरवनाथ के हाथ घुमाते ही विवेक हवा में उड़ते हुए कई फीट दूर जाकर जोर से जमीन गिर जाता है। अर्नव, जो भैरवनाथ के सीने पर खंजर लगने से थोड़ा रिलैक्स हो गया था, वो फिर अब परेशान हो जाता है और भागकर विवेक के पास जाता है। विवेक अभी भी जमीन पर पीठ के बल पड़ा हुआ था। अर्नव विवेक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विवेक अर्नव का हाथ पकड़कर उठते हुए कहता है, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं? इसने किसी को चैन से जीने नहीं दिया और अब खुद से चैन से मर भी नहीं रहा है। खंजर तो डाल दिया इसके सीने पर, अब और क्या करें? अर्नव भैरवनाथ की तरफ देखते हुए कहता है, ये ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। विवेक चिढ़ते हुए कहता है, अर्नव सर, आप देख नहीं रहे क्या कि ये क्या कर रहा है? भैरवनाथ इस वक्त घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसकी दोनों आंखें अब किसी काम की नहीं थी और उसके सीने पर वही खंजर घुसा हुआ था, फिर भी उसके हाथ अभी भी चल रहे थे। कुछ ही देर में उस जगह पर आंधी चलने लगती है और समय के साथ वो आंधी तेज होती जाती है। अब वो आंधी इतनी तेज हो चुकी थी कि अर्नव और विवेक का एक जगह खड़े होना मुश्किल हो गया था। वो दोनों अब लड़खड़ाने लगे थे। धीरे धीरे वो आंधी इतनी तेज हो जाती है कि आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलते हुए गिरने लगते हैं। अर्नव और विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ये सब कैसे रोकें। भैरवनाथ के अंतिम समय में उसकी शक्तियां अपने पीक पर थी। दृष्टा अभी भी वही बेहोश पड़ी थी। अर्नव और विवेक खुद को उन गिरते हुए पेड़ के नीचे आने से बचा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे। अर्नव चिल्लाते हुए विवेक से कहता है, विवेक, तुम्हें कुछ आइडिया है कि इन सब को कैसे रोका जा सकता है? विवेक भी उस तेज आंधी में खुद को संभालते हुए कहता है, अर्नव सर, मुझे कैसे पता होगा? हमारे सुपर ह्यूमंस तो नीचे कुएं में है। अर्नव अपने ऊपर गिरते पेड़ से बचते हुए कहता है, तुम्हें एक्सपीरियंस है ना इन सब से लड़ने का? मेरा ये फर्स्ट टाइम है। विवेक भी चिल्लाते हुए कहता है, अर्नव सर, इस लड़ाई में एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं। ये साले हर बार अलग तरह से अटैक करते हैं। अर्नव कहता है, तो अब क्या करें? विवेक दृष्टा की तरफ देखते हुए कहता है, इस डायनासोर को भी अभी बेहोश होना था। इधर हमारी जान खतरे में है और ये मैडम आराम से पावर नैप ले रही है। अर्नव विवेक पर दबाव डालते हुए कहता है, विवेक, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। कोई तो ऐसी बात होगी जो हमें इस सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकती है, वरना ये हमें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। कुछ ही देर में विशिंग वेल के आसपास के बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर चुके होते हैं और वो आंधी धीरे धीरे और भी बढ़ने लगती है। भैरवनाथ अभी भी जमीन पर पड़े हुए अपना हाथ गोल गोल घुमा रहा था। कुछ देर तक खुद को बचाने की कोशिश करने के बाद विवेक को कुछ याद आता है और वो चिल्लाते हुए अर्नव से कहता है, अर्नव सर। अर्नव भी चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? विवेक कहता है, मुझे एक बात याद आई। अर्नव भी चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या मुहूर्त देखकर बताओगे? जल्दी कहो। विवेक एक गिरते हुए पेड़ से बचकर कहता है, सुहानी ने हमें बताया था कि एक तांत्रिक की शक्तियां उसकी उंगलियों में होती है। अर्नव कहता है, बड़ी जल्दी नहीं बता दिया। ये कहते हुए अर्नव अपना पिस्टल निकालता है और लगातार भैरवनाथ के उस हाथ पर फायर करने लगता है जिसे वो गोल घुमा रहा था। गोली लगने के बाद भैरवनाथ की पूरी हथेली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। इसके बाद वहां माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। विवेक और अर्नव धीरे धीरे भैरवनाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को अभी भी उससे डर लग रहा था। भैरवनाथ के पास जाकर विवेक कहता है, अर्नव सर, क्या ये मर गया? अर्नव भैरवनाथ को गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? विवेक कहता है, इस कमीने का भरोसा नहीं है, ये लोग कभी भी उठ जाते हैं। अर्नव भैरवनाथ के नाक के नीचे अपनी उंगली रखकर उसे चेक करने लगता है। अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। इसके बाद अर्नव उसके पल्स चेक करते हुए कहता है, ये मर चुका है। अर्नव के मुंह से ये सुनकर विवेक अपनी आंखें बंद करके एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड। तभी विवेक को कुछ याद आता है और वो फौरन अपनी आंखें खोलकर अर्नव को घूरते हुए कहता है, अर्नव सर, कहीं आप मुझे मर्डर केस में अरेस्ट तो नहीं करने वाले हैं? अर्नव विवेक की आंखों में देखते हुए कहता है, हो सकता है। अर्नव का जवाब सुनकर विवेक घबराती हुई नजरों से अर्नव को देखने लगता है। ये देखकर अर्नव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जस्ट किडिंग। मुझे पता है, यहाँ के लोगों के लिए इसका मरना बहुत जरूरी था।
अर्नव का जवाब सुनकर विवेक थोड़ा रिलैक्स होता है। अर्नव भैरवनाथ के पास घुटने के बल बैठते हुए कहता है, जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है, हमें इसकी तलाशी लेनी है। अर्नव की बात सुनकर विवेक को कुछ याद आता है और वो भी नीचे बैठते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो युवराज सर की कही बात भूल ही गया था। और वैसे भी ये डायनासोर कभी भी जाग सकती है, इसका डिनर जो रेडी कर दिया है हमने। ये कहते हुए अर्नव और विवेक भैरवनाथ की तलाशी लेने लगते हैं। भैरवनाथ की तलाशी लेने के बाद वो दोनों जैसे ही उठते हैं, उन्हें अपने सामने दृष्टा खड़ी हुई दिखती है। दृष्टा को देखते ही अर्नव का हाथ अपने पीछे पिस्टल पर चला जाता है और विवेक उछलकर अर्नव के पीछे आ जाता है। विवेक घबराते हुए अर्नव से कहता है, अर्नव सर। अर्नव विवेक से कहता है, डोंट वरी, यू आर सेफ। विवेक घबराते हुए अर्नव से कहता है, अर्नव सर, अगर भैरवनाथ को मारकर मैं इस दृष्टा के हाथों मर गया तो ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। दृष्टा गुस्से से चलते हुए उन दोनों के पास आ जाती है। इस वक्त भैरवनाथ की लाश के एक तरफ विवेक और अर्नव थी तो दूसरी तरफ दृष्टा। दृष्टा भैरवनाथ को एक नज़र देखकर गुस्से से अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, इसे किसने मारा। दृष्टा को इतने करीब से देखकर डर से विवेक की हालत खराब हो जाती है। अर्नव भी इस वक्त डरा हुआ था लेकिन उसका डर उसके चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नव कुछ कहने ही वाला था, तभी विवेक हंकलाते हुए कहता है, द दृष्टा जी, ये बुढ़ा आपके बेहोश होने के बाद आपको मारने वाला था, इसलिए हमने आपकी जान बचाने के लिए इसे मारा। अगर हम इसे नहीं मारते तो ये अब तक आपको मार चुका होता। विवेक का जवाब सुनकर दृष्टा उससे कुछ नहीं कहती। वो फौरन भैरवनाथ के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देती है। अब दृष्टा के नाखून फिर से पहले की तरह हो चुके थे। ये देखकर अर्नव और विवेक की आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद दृष्टा भैरवनाथ के शरीर का मांस खाने लगती है। ये सब देखकर विवेक को उल्टी आ जाती है और अर्नव उसे लेकर वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। इधर युवराज और सावित्री ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और अब समायरा बहुत परेशान हो रही थी। वो जल्द से जल्द बाहर जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अर्नव और विवेक को जितना भैरवनाथ से खतरा है उतना ही दृष्टा से भी है। जब समायरा से इंतजार नहीं होता, वो युवराज से कहती है, युवराज, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, बाहर अर्नव और विवेक को मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर युवराज सावित्री से अलग होते हुए कहता है, मॉम चलिए। सावित्री भी उस कंडीशन को अच्छे से समझ रही थी, वो भी उन सब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सावित्री इस वक्त काफी कमजोर लग रही थी, इसलिए युवराज उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लगता है। वो सभी उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे समायरा थी और सबसे लास्ट में निशा। कुछ दूर चलने के बाद निशा का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। निशा के गिरने पर सब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुहानी निशा के पास आकर कहती है, निशा, तू ठीक है ना। निशा अपने घुटने को सहलाते हुए कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। निशा का जवाब सुनकर समायरा युवराज से कहती है, युवराज, तुम अपनी माँ को लेकर पहले जाओ, मैं लास्ट में आऊंगी। युवराज अपनी माँ को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और समायरा उन दोनों की मदद करने लगती है। निशा के नीचे गिरने पर उसके एक छोटे से बैग से कुछ सामान भी नीचे गिर गए थे। निशा उन सामानों को उठाने लगती है। सुहानी के हाथ में वो कलश था, इस वजह से वो वहीं खड़ी रहती है। निशा को ये सब उठाते देख सुहानी कहती है, निशा, तू यहाँ ये सब लेकर क्यों आई है। निशा अपना सामान समेटते हुए कहती है, हमारी सेफ्टी के लिए। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, इन सामानों से हमारी सेफ्टी का क्या कनेक्शन है। निशा उठकर सुहानी को एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट बॉटल दिखाते हुए कहती है, तुझे पता है ये क्या है। सुहानी उस बॉटल पर अपने फोन का फ्लैशलाइट डालकर देखते हुए कहती है, ये पानी का बॉटल है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, अरे डफर, ये पानी नहीं गंगाजल है। सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगती है। निशा सुहानी को समझाते हुए धीरे से कहती है, अरे जिस रात तेरे और युवराज सर की शादी हुई थी ना, उस रात पंडित जी मुझे इसे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मेरा सामना किसी भूत प्रेत से हो तो मैं ये गंगाजल उस पर डाल दूं। ऐसा करने से वो भूत भाग जाएगा। ये कहते हुए निशा उस बोतल का ढक्कन खोलकर गंगाजल नीचे गिराने लगती है। ये देखकर सुहानी कहती है, निशा, तू क्या कर रही है, ये गंगाजल यहाँ क्यों गिरा रही है। निशा उस बोतल का ढक्कन लगाते हुए कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या, इस बेचारे के पास एक बूंद भी पानी नहीं है, इसलिए मैं इसमें गंगाजल डाल रही हूँ। निशा के ऐसा कहते ही उन दोनों को समायरा की आवाज सुनाई देती है, सुहानी, अब तुम्हें ऊपर जाना है।
समायरा की बात सुनकर निशा और सुहानी आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों ने ही नोटिस नहीं किया था कि जहां पर निशा ने गंगाजल गिराया था वहां एक दरार था जिससे गंगाजल रिसकर नीचे जाने लगा था। इसके बाद वो सब एक के बाद एक करके ऊपर जाने लगते हैं। विशिंग वेल से कुछ दूर अर्नव और विवेक बैठे हुए थे। उन दोनों के पूरे शरीर पर चोट लगी थी और उन चोटों से खून बह रहे थे। अर्नव और विवेक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन दोनों ने समायरा के अपोजिट साइड पर अपना चेहरा किया हुआ था, लेकिन समायरा के मांस खाने की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी कि उससे उन दोनों को इससे बहुत घिन आ रही थी। विवेक अब तक कई बार उल्टियां कर चुका था और इससे उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो साया अभी भी कुएं के पास हवा में कैद था। उस साए को देखते हुए विवेक कहता है, अर्नव सर, क्या इसे देखकर कोई कह सकता है कि इसने पूरे शिमला में आतंक मचाकर रखा है? अर्नव भी उस साए को देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। युवराज और समायरा ने इसका क्या हाल कर दिया है। अर्नव और विवेक आपस में बातें कर ही रहे थे तभी युवराज उस कुएं से बाहर आ जाता है। युवराज को देखकर अर्नव और विवेक अपनी जगह से उठ जाते हैं। वो आगे एक दो कदम ही बढ़ा पाते हैं तभी वो देखते हैं कि युवराज सावित्री को कुएं से बाहर निकाल रहा था। किसी अनजान औरत को उस कुएं से बाहर आते देखकर अर्नव और विवेक के कदम वहीं रुक जाते हैं। विवेक युवराज को हैरानी से देखते हुए कहता है, अर्नव सर, ये लेडी कौन है? जाते वक्त तो ये अंदर नहीं गई थी। अर्नव भी उस औरत को देखते हुए अपने मन में कहता है, कहीं ये युवराज की मॉम तो नहीं। विवेक और अर्नव यही सोच रहे होते हैं तभी सावित्री के बाद सुहानी उस कुएं से बाहर आ जाती है और सुहानी के बाद निशा। सुहानी और निशा को बाहर आते देख विवेक उनकी तरफ चला जाता है। बाहर निकलते ही निशा विवेक को जोर से गले से लगा लेती है। अंदर उसे भी विवेक की बहुत चिंता हो रही थी। लास्ट में समायरा बाहर निकलती है। बाहर आने पर उसे दृष्टा के मांस चबाने की आवाज़ सुनाई देती है। समायरा की नज़र उस आवाज़ का पीछा करते हुए दृष्टा पर जाती है। वहां भैरवनाथ की लाश देखकर समायरा थोड़ा शांत होती है। इसके बाद समायरा की नज़र विवेक और अर्नव पर जाती है। उन दोनों को घायल पाकर समायरा समझ जाती है कि वहां क्या हुआ था। समायरा अब अर्नव को देखने लगती है, जो दूर खड़ा बस उसे ही देख रहा था। उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। उसके सर, हाथ, कंधे से खून बह रहा था और दर्द की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अर्नव को इस हालत में देखकर समायरा को बहुत तकलीफ होती है। वो फौरन भागते हुए अर्नव के पास जाती है और उसे जोर से हग कर लेती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह पर जम जाता है। समायरा उसे हग करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। सिर्फ वो ही जानती थी कि आज उसे अर्नव की कितनी फिक्र हो रही थी। कुछ पलों के बाद अर्नव को एहसास होता है कि समायरा ने सच में उसे हग किया हुआ है। अर्नव भी अब समायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद भी जब समायरा अर्नव को नहीं छोड़ती तो अर्नव समायरा को छेड़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि भैरवनाथ को मारकर मुझे ये प्राइज मिलेगा तो मैं ये पहले ही कर चुका होता। अर्नव की आवाज़ सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो अर्नव से अलग हो जाती है। समायरा बहुत करीब से अर्नव के चेहरे को देखने लगती है, जिस पर काफी चोट लगे हुए थे। समायरा अपना हाथ अर्नव के माथे पर लगी चोट की तरफ बढ़ाती है। अर्नव की नज़र इस वक्त समायरा के चेहरे पर ही थी। उसकी आंखों में अर्नव अपने लिए फिक्र साफ देख पा रहा था और ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। जब समायरा की उंगली अर्नव के चोट पर लगती है, अर्नव अपना सर पीछे करते हुए कहता है, आउच। समायरा अपना हाथ हटाते हुए कहती है, सॉरी। अर्नव एक स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं। समायरा को अचानक से कुछ याद आता है और वो भैरवनाथ की लाश को देखने लगती है। समायरा अर्नव से कहती है, भैरवनाथ पर वो खंजर किसने चलाया? अर्नव कहता है, विवेक ने। अर्नव का जवाब सुनकर समायरा विवेक की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसकी नज़र युवराज पर जाती है, जो इस वक्त अपनी माँ से बातें कर रहा था। अर्नव समायरा को परेशान देखकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? समायरा अर्नव से कहती है, इतना कुछ हो गया, लेकिन आज वो तांत्रिक उन अस्थियों को और भैरवनाथ को बचाने के लिए यहाँ आई क्यों नहीं? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।